नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम आज लेके आए हैं आदि काल की छठे मॉक टेस्ट सीरीज़। तो आज हम 300 प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि 300 प्रश्न हमने पीछे के देख लिए हैं। और जैसा कि आप सभी को पिछले मेरे पार्ट्स काफ़ी पसंद आए हैं, उम्मीद करूँगा ये वाला पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगे। जो कि मैं, क्योंकि हर विकल्प की जो डिटेल्स आपको बता रहा हूँ वो डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, चारों विकल्प की अच्छे से जानकारी लेनी होगी, तभी आपका कहीं पे एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा समय लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 301 नंबर का सवाल है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, तभी तो ये रासो साहित्य था। और इसी के चलते रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 302 नंबर पे। अमीर खुसरो, जो कि वास्तविक नाम क्या है इनका? अबुल हसन, और जन्म कब हुआ है? तो 1253 में। कब हुआ था? 1253 में हुआ है इनका जन्म। एटा जिला यूपी का पटियाली गांव में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु थे। कि पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आ रही है 303 नंबर का। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रय दाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं हुआ। क्योंकि रासों में क्या होता है, मुख्य रूप से आश्रय दाता राजाओं का जो होता है अतिरंजन पूर्ण वर्णन भी होता है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी होता है, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन भी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 304। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और डिंगल और पिंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डिंगल और पिंगल। याद रखना, डिंगल क्या होता है? जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी बोली के शब्द जुड़ते हैं तब वो डिंगल बनता है। यदि अपभ्रंश में ब्रज भाषा के, ब्रज बोली के शब्द जुड़ते हैं तो वो पिंगल भाषा या पिंगल शैली बनती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 305 नंबर का प्रश्न आ रहा है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीर गाथा काल में प्रबंध काव्य का पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरित्र मानस। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने। और चंद्र बरदाई का जन्म कब हुआ है? 1168 में, लाहौर में। याद रखना। रामचरित मानस तो तुलसीदास की है, ठीक है, और ये भक्ति काल की है। वीर गाथा काल बोले तो आदिकाल। कामायनी जयशंकर प्रसाद की छायावाद में है। पद्मावत ये भक्ति काल में जायसी की है, 1540 की है, आप समझ रहे होंगे। और पृथ्वीराज रासो को ही रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था? हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोला था। और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना था। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि पद्मावत और रामचरितमानस दोनों भक्ति काल की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कब की है? छायावाद की है, और ये भी क्या है? महाकाव्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
306 नंबर का प्रश्न आ रहा है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली में। आपने जो विद्यापति के एक रचना पढ़ी होगी आपने, पदावली, पदावली, ठीक है, ये कहाँ की है? ये किस बोली की थी? मैथिली की थी। और विद्यापति के जन्म स्थान कहाँ पर है? विपसी में, दरभंगा के विपसी, विपसी गांव, ठीक है। और विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। क्या नाम था? हरि मिश्र था। हालांकि विद्यापति ने संस्कृत में भी लिखा है, मैथिली में भी लिखा है, अवहट में भी लिखा है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट की थी, पदावली आपकी मैथिली की थी, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। जन्म की अगर हम बात करते तो 1350 से 1450 लगभग ये समय भी इनका माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 307 नंबर का प्रश्न आ रहा है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यू, रट्ठेणेमिचर्यू, स्वयंभू छंद और महापुराण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महापुराण। 63 महापुराण में 63 महान पुरुषों की जीवनी या उनके बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रचना किसकी थी? पुष्पदंत की थी, ठीक है, पुष्पदंत की है ये, पुष्पदंत। और पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसे बोला जाता है? तो पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि बोला था शिव सिंह सेंगर ने। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत का जो जन्म बोला था वो बोला था 7वीं सदी। इस तरीके से याद रखना। पुष्पदंत शैव थे, ठीक हो गया। अब एक चीज और समझ के चलना जरा पुष्पदंत में, पुष्पदंत शैव नहीं, जैन, जैन। पुष्पदंत की रचना में अगर हम देखें तो जसहर चर्यू था, नाम नाम नागकुमार चर्यू, नागकुमार चर्यू हैं, और महापुराण थी। कोश ग्रंथ भी लिखा है इन्होंने, तो हमें ये पता चल चुका है। जबकि परमचर्यू, स्वयंभू छंद और रट्ठणेमिचर्यू ये तीनों स्वयंभू की है। परमचर्यू में आप सभी को पता है 5 कांड हैं, 90 संधियां हैं, जिसमें कि 83 संधि किसने लिखी थी? स्वयंभू ने। और 7 संधि किसने लिखी थी? उनके पुत्र त्रिभुवन ने। परमचर्यू को पूरा किसने किया? त्रिभुवन ने। परमचर्यू में किसका उल्लेख है? राम का उल्लेख है, ठीक है। अब स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने बोला? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने बोला था। स्वयंभू का जन्म का जब बात करते हैं तो क्या जाता है? 783 ईस्वी जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 308 नंबर का प्रश्न आ रहा है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये कब की थी? याद रखना, 1184 की। कब की है ये? 1184 की है। लिखी किसने है? शालिभद्र सूरी ने है, याद रखना, शालिभद्र सूरी ने। अब शालिभद्र सूरी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने बोला? गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था। अब चंदनबाला रास देखो किसने लिखी है? आशुग ने लिखी है। कब लिखी थी? 1200 में लिखी थी। कितने छंद का खंड काव्य है? 35 छंदों का है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा। अब बढ़ते हैं अगले रचना की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, ढोला मारूरा दुहा। बहुत अच्छा प्रश्न बना ये। लोक भाषा काव्य बोला है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ढोला मारूरा दुहा। राजस्थानी में है वैसे ये, ठीक है। लोक भाषा काव्य है, मूलतः दोहों में रचित थी ये। अब ये जो इसमें जो नल है ना, नल, नल जो ये डोला है, डोला के पिता का नाम क्या था? नल। और ये किस वंश का है? तो कछवाहा वंश का।
इस तरीके से याद रखना। कछवाहा वंश का नल का पुत्र होता है ढोला, ठीक है। और मारवाड़ी राजकुमारी जो है, मारवाड़ी राजकुमारी की ये क्या है, पूरी प्रेम कहानी है। अब बात करते हैं तो इसमें अलग और कुछ रचनाएं भी दी हुई हैं, जैसे कि देखो जय मेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि की थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है, राहुल वेल रोडा कवि की है। तो ये सब अलग रचना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र, चौरंगीनाथ, चुणकर नाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु का थे। अगर हम मत्स्येंद्र नाथ के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो याद रखना आप लोग, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा था वास्तविक नाम, विष्णु शर्मा। और पूरा नाम की अगर मैं बात करूं किसके, मत्स्येंद्र नाथ की, तो इनका नाम था पिपली देव, याद रखना, पिपली देव, पिपली देव। रचना की हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी है कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय इनकी पुस्तक है, निर्णय, ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक है। मेरा गला दर्द कर रहा है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 311 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था, तो ये किया था पतंजलि ने, ठीक है। अब बढ़ करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन सौ 12 नंबर का प्रश्न आ रहा है, सिद्धों के प्रथम कवि सरहपा, कणप्पा, गुंडरीपा, शेरपा। तो ये प्रश्न तो ऐसा हो गया कि सरहपा 8वीं सदी के हैं। अगर प्रॉपर जन्म पूछा था तो 769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। दोहा कोश इनका ग्रंथ है। टोटल ग्रंथ की हम बात करें तो 32 है। इनको राहुल वज्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी जाना जाता है। दोहा कोश इन्होंने लिखा था, दोहा कोश का जो संपादन किया वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इस तरीके से भी याद रखना। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के हैं, ठीक है। और सहजयान, वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे अच्छा बन सकता है, सरहपा जो हैं धर्मपाल के समकालीन थे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, धर्मपाल के समकालीन थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 313 नंबर का प्रश्न आ रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, 12वीं सदी का है और व्याकरण ग्रंथ है। इस तरीके से याद रखना, व्याकरण ग्रंथ है ये। अरे मैं सोच रहा था लेखक पूछना चाह रहा है तो मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद काव्य, व्याकरण। तो ये क्या हो जाएगा, व्याकरण। और मैं सोच रहा था कि लेखक पूछा गया है, लेखक कौन इनका, दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा। लेखक का नाम क्या था इनके, दामोदर शर्मा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन सौ 14 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर और विद्याधर। प्राकृत पैंगलम, तो प्राकृत पैंगलम लिखी है वंशीधर ने, ठीक है। प्राकृत पैंगलम की टीका भी बोलते हैं जो वंशीधर ने लिखी थी। अब इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है, जो प्राकृत पैंगलम, देखो एक दो पुस्तक थी, प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी थी वंशीधर ने, देखिए प्राकृत पैंगलम तो किसने लिखी थी, लक्ष्मीधर ने। ये थोड़ा सा मुझे अपवाद लग रहा है इसमें, लक्ष्मी धर, ठीक है। प्राकृत पैंगलम तो लक्ष्मीधर ने लिखी थी, प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर ने लिखी थी। अब इसमें पता नहीं क्या ऐसा डाउट डाला है इन्होंने। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता तो वैसे लक्ष्मीधर ही हैं, मैं कंफर्म हूँ।
और प्राकृत पैंगलम की टीका, जिसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी बोलते हैं, वो क्या थी, बंशीधर ने लिखी थी टीका। प्राकृत पैंगलम में ना 4 लोगों के नाम आते थे, विद्याधर, सरांगधर, जज्जल और बब्बर। और इसी के जो ये प्राकृत पैंगलम है ना, याद रखना, इसके शुरुआती ही 8 दोहों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने जो क्या था कि जो हम सारंगधर को पढ़ते हैं, सारंगधर को हम्मीर रासो का लेखक सारंगधर घोषित कर दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, कि वो सारंगधर ने लिखी है हम्मीर रासो। प्राकृत पैंगलम के शुरुआती 8 छंद 8 दोहों के आधार पर ही कह दिया था उन्होंने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि मैं फिर से बता रहा हूँ। प्राकृत पैंगलम जो लिखी है वो लिखी है लक्ष्मीधर ने, ठीक है। प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी थी बंशीधर ने। प्राकृत पैंगलम में शुरुआती देखो 4 राइटरों का जिक्र है इसमें, तो कौन कौन से, सारंगधर, लक्ष्मीधर, ठीक है, सारंगधर है, विद्याधर है, जज्जल है और बब्बर है। तो जो सारंगधर के पद भी आए हैं, तो इसी रचना को पढ़कर रामचंद्र शुक्ल ने बोला था कि जो सारंगधर है ना, इसी ने हम्मीर रासो लिखी है, क्योंकि इसके शुरुआती 8 ही छंदों के आधार पर इसने बोल दिया था इस बात को, शुक्ल ने। 315 नंबर का प्रश्न आ रहा है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि, बौद्ध, तांत्रिक, सिद्ध कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पुरानी हिंदी के कवि, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 316 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति का कार्यकाल आदिकाल में ही है। आलाखंड 317 नंबर पर, आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है कुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आलाखंड जो है आपका परमाल रासो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। अब जो ये लिखी है आलाखंड या परमाल रासो, इसमें आला और ऊदल क्या है? आला प्लस और ऊदल, ये 2 वीर सैनिक है जिनका वर्णन इसमें मिलता है, इनके वीरता का वर्णन। और सबसे पहले 1865 में, याद रखना, 1865 में फर्रुखाबाद के जो जिलाधीश थे चार्ल्स एलियट, इन्होंने इसको प्रकाशन करवाया था आलाखंड का। और ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत थे, जो कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का बैसवाड़ा, पूर्वांचल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गीत आज भी गाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 318 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, महुअर बुझई कुसुम रस कब कुलासु छैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल, किसकी पंक्ति है? सरहपाद की, कुशल लाभ की, उमापति की, विद्यापति की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विद्यापति की ये पंक्ति है, ठीक है। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो याद रखना, शैव संप्रदाय की। मैंने पुष्पदंतु को शैव बोल दिया था गलती से, वो जैन थे, ठीक है। विद्यापति शैव। अब बढ़ते हैं अगले। 1900 सवाल है, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा राहुल सांकृत्यायन ने, अमीर खुसरो ने, श्याम सुंदर दास ने, क्षिति मोहन सेन ने। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते उसे हिंदवी कहा था, तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
320। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि, अपभ्रंश के सर्वप्रधान स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, कुशल लाभ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू हैं। याद रखना, स्वयंभू जो है जैन परंपरा का भी प्रथम कवि है। स्वयंभू जो है ये जैन परंपरा का भी क्या है? प्रथम कवि थे। सबसे पहले एक चीज और याद रखना, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, पौमचर्यु, रिट्ठणेमी और स्वयंभू छंद। राम सिंह की हम बात करते हैं तो ये आदि काल के अंदर रहस्यवादी कवि जो थे राम सिंह थे। इन्होंने 10वीं सदी के हैं, ये 10वीं सदी के थे मुनि राम सिंह। पाहुड़ दोहा लिखी थी इन्होंने। धनपाल 10वीं सदी में भविष्यत कहा लिखी थी, जिसमें बहु विवाह के दुष्परिणाम बताए गए हैं। राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। अब बात करते हैं कुशल लाभ की। तो कुशल लाभ ये कौन है? जब हम वर्षा ऋतु से रिलेटेड वो एक रचना आती है जिसमें 84 दोहे होते हैं, तो उसमें ये कुशल लाभ भी हैं। कुशल लाभ, कल्लोल और कुशल लाभ दोनों का नाम आता है एक रचना में। मेरे हट रही है वो दिमाग से, अभी मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगला रचना आ रही है 321 नंबर की। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, सरांगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिनदत्त सूरी। याद रखना, जैन रास परंपरा का, याद रखना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैन रास परंपरा, जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, जो ये प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास ही है। इस चीज को याद रखना। ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी है, अपभ्रंश भाषा का भी, और जैन रास परंपरा का भी प्रथम ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम रास ग्रंथ है, और ये 80 पदों का है। कितने? 80 पद्यों का, 80 पद्यों का ये नृत्य रास लीला गीत है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 322 नंबर का प्रश्न आ रहा है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन और जड़ भरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, देवसेन नहीं है। क्योंकि नागार्जुन में जो 9 नाथ होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का, दूसरा नाम आता है आपका जड़ भरत का, तीसरा नाम आता है आपका हरीशचंद्र का, चौथा नाम जो आता है वो आता है सत्यनाथ का, पांचवा जो नाम आता है वो आता है भीमनाथ का, छठा जो नाम आता है वो आता है गोरक्षनाथ का, सातवां जो नाम आता है वो है चरपटनाथ का, और आठवां जो नाम आता है वो आता है जलंधर नाथ का, नौवां जो नाम आता है वो आता है मलयार्जुन का। तो ये देखो 9 के 9 सीरीज मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 323वां प्रश्न आ रहा है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्बू स्वामी रास के आंसर है धर्मसूरी। जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित्रास लिखा था। जिनदत्त सूरी की अगर हम बात करते हैं तो उपदेश रसायन रास लिखा था। और अगर हम हेमचंद्र की बात करते हैं तो हेमचंद्र ने तो हेमचंद्र का प्राकृत का व्याकरण लिखा हुआ इन्होंने। प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, क्या जाएं? प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे, जिसमें मैंने उत्तराखंड प्रवक्ता भी ऐड किया हुआ है। अगर आप वो सीरीज़ देखते हैं, आदिकाल उसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सारे फैक्ट जितने मैंने कराए हैं वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। 324वां प्रश्न आ रहा है, बीसल देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार, वीर, रौद्र या शांत। किसका? बीसल देव रासों का, श्रृंगार, वीर, रौद्र या शांत। तो आप देखते ही समझ गए होंगे ये श्रृंगार रस है। बीसल देव रासों नरपति नाल ने लिखी थी, आप सभी को पता होगा। 4 खंडों में थी ये। राजमती इसकी नायिका है और बीसल देव नायक है। बीसल देव का नाम ही विग्रहराज है।
अब जब इनका विवाह होता है, 4 खंड में क्या है चीज़ें, पहले खंड में दोनों का विवाह है, दूसरे खंड में राजमती किसी बात से बीसल देव नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं, तीसरे वाले में राजमती का वियोग दिखाया गया है, चौथे खंड में राजमती के पिता आते हैं और राजमती को अपने घर लेके चले जाते हैं, और ये बात जब बीसल देव को पता लगती है तो बीसल देव वहाँ जाके अपनी रानी को वापस लेकर अपने महल में पुनः चले जाते हैं। तो यही वो वीर वीर गीत काव्य भी है ये आदिकाल के अंतर्गत पहला। और हम देखेंगे हिंदी के अंतर्गत 12 मासा का पहला प्रयोग किस रचना में हुआ, तो ये बीसल देव रासु में ही हुआ है, याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि बीसल देव के बारे में अगर तुम वास्तविक रूप से पढ़ना है तो उनका जो कवि है सोमदेव, उनकी एक रचना है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप बारीकी से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। 325 हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? लो वही प्रश्न आ गया। नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यू और संदेश रासक। हालांकि देखो हिंदी में प्रचलित बोल रहा है ये, तो हिंदी में प्रचलित बोलेंगे तो ये सवाल मुझे नहीं लगता ये इन्होंने सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर क्या चलेगा, नेमिनाथ चौपई। अब देखो नेमिनाथ चौपई आ रहा है ना, तो हिंदी में प्रचलित 12 मासा में नहीं है ये, पहली बात तो ये कंफर्म है। आंसर इसका क्या ही आना चाहिए था, इसका वही आना चाहिए था बीसल देव वाला, नरपति नाल का नरपति नाल की जो थी बीसल देव रासो, लेकिन ये आया है नरपति नाल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपभ्रंश में 12 मासा का अगर पहली बात हम करते हैं, ये रास काव्य परंपरा में सबसे पहले 12 मासा किस में आया था, तो ये विनय चंद सूरी की थी। मैं आपको तब भी बता रहा हूँ ये विनय चंद सूरी की रचना है, जो लिखी है किस नाम से, नेमिनाथ चौपई से, ठीक है। अब देखो पौमचर्यू स्वयंभू ने लिखी है। नेमिनाथ चर्यू अगर हम बात करें ये संदेश रासक किसकी थी, अब्दुल रहमान की है। अब ये नेमिनाथ चर्यू और नेमी चर्यू तो ये तो उतनी है नहीं, बट नेमिनाथ चौपई जो विनय चंद सूरी की है ना, तो ये बहुत डाउटफुल वाला हो चुका है। हिंदी में 12 मासा प्रचलित नहीं हो सकता, मैं कंफर्म हूँ, लेकिन आप लोग भी एक बार जाके कमेंट जरूर करना मुझे, मैं कमेंट आपका वेट करूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं 326 का, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार, तो श्रावकाचार किसकी है? देवसेन, बारूरुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर, तो इसकी देवसेन की है। श्रावकाचार देखो भैया 933 की है, 933 की, और ये हिंदी साहित्य में पहली रचना मानी जाती है, आदिकाल की पहली गद्य रचना है ये, पहली रचना। 250 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख किया गया है इसमें। अब याद रखना जो बच्चन सिंह है ना, नगेंद्र ने इसको हिंदी की पहली रचना भी बोला था श्रावकाचार को, इस तरीके से इसको याद रखना आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को किसने बोला था, तो नगेंद्र ने बोला था, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं गौरक बानी ग्रंथ के संपादक, गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने क्या किया था, 14 ग्रंथों का समावेश करके ये गौरक बानी लिखी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक थाल मोती से भरा, अगर आप मेरे पार्ट कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। तो ये खुसरो की थी, और ये जो बोला गया है ना, ये बोला गया है मुकरी है ये एक प्रकार से ना, तो ये बोला है आसमान के लिए, मेरी आसमान के लिए ये बात बोली गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य की में नहीं होती? किस में बोल रहा है ये, एक मिनट, लोक साहित्य में नहीं होती। इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, यह इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य में नहीं हो सकता बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग बताएंगे मुझे। तो इसमें शास्त्रीयता होती है, इसमें शास्त्रीयता नहीं होती है लोक साहित्य में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वयंभू कृत पौमचर्यों की कथा किससे समृद्ध है?
कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा और शक्ति कथा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कथा। ठीक है, इसलिए स्वयंभू को, रामायण को क्या बोलते हैं? पद्मचरित या पवन चरियु भी कहते हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, जो पवन चरियु जो है स्वयंभू ने लिखी थी, स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। मार्कर भी सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाएगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 331 नंबर का प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विकल्प देखते हैं क्या क्या है। विद्यापति, मीराबाई, सूरदास या चित स्वामी। क्या बोल रहा है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर था? विद्यापति पर, मीराबाई पे, सूरदास पे, चित स्वामी पे। तो इसका आंसर देखो क्या बोल रहा है? विद्यापति पर। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगत होता है, याद रखेंगे इस चीज को। प्रश्न संख्या 333, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया? डिंगल, पिंगल, कवित्त, सवैया या दोहा चौपाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डिंगल शैली। जब अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाती है तो वो डिंगल शैली बन जाती है। जब अपभ्रंश में ब्रज बोली के शब्द जुड़ते हैं तो वो पिंगल शैली बनती है। इस तरीके से आप याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 334 नंबर का, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 335 नंबर पे। चंद्रबरदाई की रचना है, चंद्रबरदाई की, तो पृथ्वीराज रासो। रणमल छंद श्रीधर ने लिखा है। जयचंद प्रकाश किसने लिखा था? जयचंद प्रकाश भटकेदार ने। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की। अगला प्रश्न आ रहा है 336 नंबर पे, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 337 पे, घोर अंधारे चंद्र मणि जिमि उजो करिए, परम महासुख एक हो कणे दूरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख का तत्सम रूप है, महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है और महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। एक तो इस प्रश्न में महासुख का संबंध किससे है बताना था हमें। तो इसमें देखो इसका जो आंसर सही रहा है ए, बी और सी। मतलब कि प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। बिल्कुल गलत बात है, ये तो एक जरिया है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए महासुख तो लक्ष्य रहा था। तो ये डी गलत है, बाकी सारे विकल्प क्या थे हमारे सही थे। तो मैं और विकल्प को भी पढ़ लेता हूँ एक बार। महासुख महासुहु का तत्सम रूप है, तो महासुख मतलब महासुहु का तत्सम। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 338 नंबर पे प्रश्न आ रहा है जिसमें हमें जोड़ना है औरों के साथ। तो ये बोल रहा है इसमें नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाई काका तरुआ पंच विडाल कड़ुआ बोलना बोल सिनारी मोरा जोबना नविलरा भयो गुलाल। तो ये देखते ही तो देखो डी वाली लाइन तो आप देखते ही देखो साफ पता चल रहा है डी वाली जो है खुसरो पे है। तो डी का देखो इधर देखो इनमें किसी में नहीं, इसमें डी था। देखो ऑप्शन ए ऐसे ही पता लग गया। तो नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुटिया छाई तो कणप्पा, ए का कणप्पा हो गया। देखो इधर बी का काका तरवर पंच बिडाल लुईपा। अब देखो सी का चौथा कड़वा बोल न बोल सी नारी, कड़वा बोल न बोल सी नारी नरपति नाल बीसल देव रासो वाली जिसमें कड़वा बोल न बोल सी नारी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न आया है और अच्छा भी प्रश्न है। किसने इसको किस कैटेगरी में रखा है? तो सबसे पहले आप समझेंगे रचना, इसमें आंसर क्या बोल रहा है ये ए और डी, बी और ए, सी बी और डी ए, डी सी। तो देखो आदिकाल की है ये, जगनिक ने बोला आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? आदिकाल जगनिक और आधुनिक काल चंद्रप्रदायी। तो इसमें ये क्वेश्चन, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन क्या था मैं क्वेश्चन को देखना चाहूँगा। ये प्रश्न इस तरीके से बना है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की है? तो सबसे पहले देखो ये आधुनिक काल की भाषा है और चंद्रप्रदायी इसके लेखक है। काल और रचनाकार भी बिल्कुल सही है। आदिकाल जगनिक। तो ये इसमें जो आंसर गया है बी और ए गया है। तो ये प्रश्न तो बहुत अटपटा लगा मुझे भी, समझ में भी मेरे नहीं आया। 40वां प्रश्न आ रहा है 340 नंबर का। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताओ। तो ये तो हम अभी पढ़ के गए हैं कितने बार, दोहा कोस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वयंभू, संदेश राधा, अब्दुल रहमान, प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर। ठीक है। अब आ रहा है अगला प्रश्न 341 नंबर पे। मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो मैंने इतने बार बता दिया विद्यापति को, तो हम सबको रट चुका। मैथिल कोकिल क्यों बोला है? पदावली के चलते। पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है 342 नंबर पे। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 84 मानी गई है। ये तो बेसिक सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 343 नंबर पे। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद, क्योंकि गीत गोविंद किसने लिखी है? हम सभी जानते हैं ये जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीर्ति लता की भाषा है साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा और अवहट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है कीर्ति पताका और कीर्ति लता। अब कीर्ति लता में राजा शिव सिंह, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है। कीर्ति लता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं आगे 345 पे। आदि काल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया? जयदेव, विद्यापति, जायसी, जगनिक। तो बीच की कड़ी, आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी किसे बोला गया है? तो ये बोला गया है आपका विद्यापति को। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्क वाला प्रश्न है ये। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 346 नंबर का प्रश्न आ रहा है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, तुम नरपति नाल इसे कर देंगे। तो ये आज की वीडियो हो चुकी है हमारी कंप्लीट, क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। 345 के बाद हमने कौन सा 152। तो ये कोई क्वेश्चन बीच में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आदिकाल के काफ़ी सारे प्रश्न आपने देखे और
काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल सके कि मेरे प्रश्न आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मार्कर भी बिल्कुल नहीं चल रहा है मेरा। तो आप कमेंट ज़रूर करना और मैं वेट करूँगा। और कल से हमारी भक्ति काल की शुरुआत हो जाएगी। किसकी शुरुआत हो जाएगी दोस्तों? भक्ति काल की शुरुआत हम कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मन लगाकर सीधे JRF कीजिए। ऑल द बेस्ट।